वेलकम दोस्तों, स्वागत है। BHDI 182 इसके अंदर, इस सब्जेक्ट कोड के अंदर बहुत सी क्लासेस पहले से पड़ी हुई हैं। इस सब्जेक्ट कोड में केवल 2 ब्लॉक्स हैं जिनकी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे इसके ब्लॉक फर्स्ट की। यदि ब्लॉक फर्स्ट की बात करें, हिंदी भाषा और संप्रेषण कौशल इस सब्जेक्ट का नाम है। ब्लॉक फर्स्ट का आपको ये सिलेबस देखने के लिए मिलता है, जिसमें आपको देखने के लिए मिलेगा हिंदी भाषा और संप्रेषण कौशल का पहला पार्ट। इस पहले पार्ट में कितनी यूनिट्स आपको देखने के लिए मिलेंगी? टोटल 5 यूनिट्स यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगी। आप कहेंगे सर टोटल यूनिट आ रही है इस ब्लॉक से 5। इन 5 यूनिट से ही आपको एग्ज़ाम में आप कह सकते हैं 3 से 4 क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। और नॉर्मली एक क्वेश्चन आपको पता ही है 20 मार्क्स का यहाँ पर होने वाला है। तो इट मीन्स अगर आप एक ब्लॉक को भी अच्छे से कवर करके जाएँ तो आप अच्छे नंबरों से पास यहाँ पर हो सकते हैं। तो हिंदी भाषा और संप्रेषण कौशल की यहाँ पर बात करेंगे। यूनिट नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ये चैप्टर वाइज अब आपकी चलेंगी। आज की क्लास में हम हिंदी भाषा का विकास की बात करेंगे, यानी यूनिट फर्स्ट को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। फिर जो नेक्स्ट क्लास लेंगे उसमें हम हिंदी की वर्ण व्यवस्था को समझेंगे, जिसमें स्वर्ण और व्यंजन की बात करेंगे। उसके बाद स्वर के प्रकार, यहाँ से क्वेश्चन हर बार आ रहा है एग्जाम में, 100% छपने वाला प्रश्न। यूनिट थर्ड को बहुत ध्यान से पढ़ना, हो सकता है पहली यूनिट के बाद डायरेक्ट मैं आपको यूनिट थर्ड कराऊँ, है ना। वर्ण के जो व्यंजन जो होता है वर्ण के अंदर, उनके उच्चारण के कौन कौन से प्रकार होते हैं ये थोड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वर्णों का उच्चारण स्थान, यहाँ से क्वेश्चन 2 बार एग्जाम में आ चुका है, डबल स्टार आप इसको दे सकते हैं। तो आज बात करेंगे केवल बेसिक हिंदी का भाषा, हिंदी जो भाषा है इसका विकास किस प्रकार हुआ, कैसे हिंदी भाषा का डेवलपमेंट धीरे धीरे हुआ है। तो जितने भी क्वेश्चन इस यूनिट से बनते हैं, यूनिट नंबर फर्स्ट से, उसकी बात करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले आप देखेंगे भाषा का अर्थ। आपको पता है भाषा जो है मानव जीवन का एक अभिन्न हिस्सा मानी गई है। भाषा का मतलब विचारों, भावनाओं, अनुभवों को क्या करना, व्यक्त करना, या फिर आप कह सकते हैं भाषा वही है जो अभिव्यक्ति का माध्यम है ना। भाषा क्या है दोस्तों? अभिव्यक्ति का माध्यम, या अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने का जो माध्यम होता है उसे हम भाषा कहते हैं। ठीक है। जो भाषा शब्द है भाष धातु से बना होता है, और भाष का मतलब होता है भाषण या फिर अभिव्यक्ति। तो भाषा मतलब अभिव्यक्ति का एक साधन। भाषा संचार में यानी बातचीत में, शिक्षा में, संस्कृति में और सामाजिक विकास में योगदान करती है। भाषा के कुछ प्रमुख अर्थों की बात यहाँ पर हम करेंगे। संचार का साधन, भाषा किसका साधन होती है? संचार का। संचार मतलब बातचीत, जैसे बोलकर, लिखकर, संकेतों के माध्यम से या फिर प्रतीकों के माध्यम से हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं, इसे ही क्या कहते हैं हम? भाषा। ठीक है। सोच का उपकरण, भाषा क्या है? सोचने का, तर्क करने का या फिर समस्याओं को हल करने का एक तरीका है। संस्कृति का वाहक, संस्कृति एक पीढ़ी से, किसी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक कैसे पहुंच पाती है? केवल और केवल किसके कारण? भाषा के कारण। भाषा का सौंदर्य और रचनात्मक फैलू भी होता है। क्यों? क्योंकि भाषा ही वो चीज़ है जिसका उपयोग करके हम कविता, पूरा का पूरा साहित्य, लिटरेचर, म्यूजिक या फिर कला को लिख पाते हैं। तो आप कह सकते हैं भाषा इज़ एवरीथिंग। जो लैंग्वेज होती है वही सब कुछ है। भाषा के माध्यम से ही ये सारी चीज़ें क्या हो पाती हैं? संभव हो पाती हैं। क्लियर? भाषा का बहुआयामी दृष्टिकोण आपको समझ में आया। फिर आता है आपका भाषा की परिभाषा। देखिए कितना अच्छा शब्द है ये कि हम आज करेंगे नोट, भाषा की क्या परिभाषा। तो आपको पता है भाषा के बारे में कई लोगों ने अलग अलग डेफिनेशंस यहाँ पर दी हैं। सबसे पहले बात करते हैं हेनरी स्वीट की। इन्होंने ये कहा कि जितनी भी ध्वन्यात्मक शब्द होते हैं जिनके द्वारा विचारों को प्रकट किया जाता है, विचारों का प्रकटीकरण होता है, उसे भाषा कहते हैं। फिर बाबूराम सक्सेना क्या कहते हैं? जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य पर परस्पर विचार विनिमय करते हैं, यानी जिन ध्वनियों या फिर जिन वर्णों या चिन्हों द्वारा हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचा देते हैं, वही क्या कहलाता है? आपका भाषा। बेंद्रे के अनुसार, बेंद्रे कहते हैं कि भाषा मनुष्य के बीच संचार व्यवहार के माध्यम के रूप में जानी जाती है। संचार व्यवहार मतलब बातचीत का जो माध्यम है वही क्या कहलाती है? आपकी भाषा। भाषा का स्वरूप भी जानेंगे यहाँ पर, और भाषा की प्रकृति भी हम जानेंगे। भाषा के स्वरूप की यदि बात करें तो आपको पता है भाषा ध्वनि प्रतीकों से बनी होती है। जैसे कोई भी ध्वनि अगर आ थी तो हमने उसे इस प्रतीक का नाम दिया, कोई ध्वनि ई थी तो हमने उस प्रतीक का नाम दिया उसको। तो प्रतीक व्यवस्था ही क्या है? भाषा है, जो समाज में आपस में क्या करती है? विचार विनिमय के लिए प्रयुक्त की जाती है। भाषा का स्वरूप क्या है और प्रकृति क्या है? कि भाषा प्रतीकात्मक होती है। प्रतीकात्मक का मतलब यह है कि भाषा के अंदर प्रतीक और चिन्हों का इस्तेमाल किया जाता है ताकि लिखित रूप में भी भाषा का कोई ना कोई क्या हो? रूप हो। ठीक। इसके अलावा आप कह सकते हैं जिन प्रतीकों को लेकर चलती है वे संकल्पना के रूप में साधारणीकृत होते हैं, संप्रेषण के रूप में भावों और विचारों को बोधन करते हैं। यानी जो प्रतीक भाषा में इस्तेमाल होते हैं उन्हीं के माध्यम से भाषा को क्या किया जाता है? एक जगह से आप कह सकते हो दूसरी जगह पर संचार के माध्यम से पहुंचाया जाता है। और भाषा क्या करती है? प्रतीकों का इस्तेमाल करके आप कह सकते हैं विचारों को और भावनाओं को दूसरों तक पहुंचाती है।
क्लियर। तो ये था भाषा का स्वरूप और प्रकृति। भाषा के बहुत से रूप होते हैं दोस्तों, भाषा के विविध रूप होते हैं और उनके कुछ आधार भी हैं। सबसे पहला भौगोलिक रूप, भौगोलिक आधार पर भाषा के रूप। दूसरा है ऐतिहासिक आधार पर भाषा के रूप, प्रयोगात्मक आधार पर भाषा के रूप, प्रयोजन के रूप में भाषा के रूप। तो 4 बेस यहाँ पर बनाए गए जिन आधारों पर भाषा को क्या किया गया है, भाषा का वर्गीकरण किया गया है। भाषा के अलग अलग जो रूप हैं वो कितने आधारों में बांटे गए हैं, तो आप कहेंगे सर भाषा के रूप को 4 आधारों में बांटा गया है, जिनकी अब हम बात करने वाले हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ चुका है, तो इसे इन सारे रूपों को ध्यान से समझ लेना। इन पर टिप्पणी का क्वेश्चन सामान्यतः आता है। बड़ा क्वेश्चन तो इस चैप्टर से नहीं बनता, लेकिन टिप्पणी का क्वेश्चन हर बार बनता है। चलिए, तो आप यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले भौगोलिक या फिर क्षेत्रीयता के आधार पर भाषा के रूप। तो सबसे पहले है व्यक्ति बोली। सामाजिक, क्षेत्रीय, पर्यावरण संदर्भों को व्यक्ति की भाषा पर प्रत्यक्ष दूरगामी प्रभाव पड़ता है। यहाँ से इसकी डेफिनेशन स्टार्ट होती है। किसी निश्चित समय पर व्यक्ति विशेष का समूचा व्यवहार उनकी व्यक्तिगत बोली कहलाती है। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो कुछ शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ, कुछ व्याकरणिक परिपक्वता का इस्तेमाल कर रहा हूँ, उसे ही क्या कहते हैं, व्यक्तिगत बोली। व्यक्तिगत बोली मतलब एक व्यक्ति द्वारा बोले जाने वाली भाषा क्या कहलाती है, आपकी व्यक्तिगत बोली कहलाती है। ये किसके आधार पर है, ये भौगोलिक या फिर क्षेत्रीयता के आधार पर है। फॉर एग्जाम्पल, भाई मैं इस क्षेत्र में रहता हूँ और इस क्षेत्र के लोग, मान लीजिए यहाँ पर बहुत सारे घर हैं ना, इस क्षेत्र के जो लोग हैं दोस्तों, इस क्षेत्र के लोग जिस प्रकार की हिंदी भाषा बोलते हैं उस क्षेत्र की अलग ही एक बोली होगी। तो यही कारण है कि क्षेत्रीयता के आधार पर सबसे पहली होती है व्यक्तिगत बोली। फिर आती है स्थानीय बोली। बहुत से व्यक्तियों की बोलियां मिलकर क्या करती हैं, स्थानीय बोली बनाती हैं। भाई फॉर एग्जांपल, एक व्यक्ति भी इस क्षेत्र में रहता है, इसकी बोली और इस व्यक्ति, दोनों व्यक्तियों की जो बोली है, बोलने का तरीका है वो सेम है, तो इस क्षेत्र की जो बोली हो जाएगी वो स्थानीय बोली कहलाती है। उपबोली क्या होती है, बहुत सारी स्थानीय बोलियां मिलकर क्या करती हैं, एक उपबोली बनाती है। जैसे एग्जांपल, गोरखपुरी बोली है, नागपुरिया बोली है ना, आपकी छपरिया बोली है, भोजपुरी की छपरिया बोली। अब भोजपुरी का आप देखिए, बिहार के बहुत सारे छोटे छोटे क्षेत्र मिलकर एक क्या बना देते हैं, आप देख सकते हैं, उपबोली बना देते हैं। और फिर आती है बोली, जिसे हम डायलेक्ट कहते हैं। बोली का मतलब क्या होता है, बहुत सारी उपबोलियां मिलकर एक बोली का निर्माण करती है। जैसे बिहारी, भोजपुरी और आप देखिए छपरिया और ये खक्कार और गोरखपुरिया, ये सारी भाषा मिलकर बिहारी बोली का निर्माण करते हैं। तो आप कह सकते हैं ये सबसे छोटा रूप है ना। इससे डेवलप होकर स्थानीय बोली बनती है। ढेर सारी स्थानीय बोलियों को मिलाकर उपबोली बनती है और बहुत सारी उपबोली को मिलाकर बोलियां बनती हैं। क्लियर। क्षेत्रीयता के आधार पर बोली के प्रकार हो गए। फिर आती है आपकी उपभाषा क्या होती है। कुछ बोलियों के उपवर्ग को उपभाषा का नाम दिया गया है। कुछ बोलियां ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं पॉपुलेशन या फिर जनसंख्या द्वारा बोली जाती है, उस उपभाषा को ही हम क्या कह देते हैं, हम बोलियों का समूह कह सकते हैं। तो कुछ बोलियों का समूह, जैसे आप देखिए बिहारी उपभाषा। बिहारी उपभाषा में भोजपुरी बोली, मैथिली बोली और मगही बोली, ये तीनों अलग अलग बोलियां हैं। इन तीनों को मिलाकर, इन तीनों का मिश्रण करके क्या बना दी गई है, एक उपभाषा बना दी गई है और इस उपभाषा का नाम क्या दिया गया, बिहारी उपभाषा। ठीक है। इसके अलावा भाषा क्या होती है, ये तो मैंने आपको बताया है। भाषा सबसे बड़ी चीज़ है ना। उपभाषा पर भी बड़ी चीज़ होती है भाषा। एक भाषा के अंतर्गत एक से अधिक बोलियां हो सकती हैं। जैसे हिंदी भाषा में खड़ी बोली है, ब्रज भाषा है, अवधी है, भोजपुरी है, हरियाणवी, मारवाड़ी, है ना, ये सभी क्या है, हिंदी हैं। आदि 18 बोलियां अथवा पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी, पहाड़ी, राजस्थानी उपभाषाएं हैं। यानी हिंदी एक ऐसी भाषा जिसके अंदर अनेकों तो बोलियां हैं और बहुत सारी उपभाषाएं भी हैं। और मैंने आपको बताया उपभाषा क्या होती है, ढेर सारी बोलियों को मिलाकर एक उपभाषा बनती है, या फिर आप कह सकते हैं बोलियों का समूह। विभिन्न प्रकार की जो बोलियां होती हैं उन बोलियों का जो समूह होता है, बोलियों का समूह क्या कहलाता है, आपका उपभाषा। और उपभाषा का समूह आपका भाषा कहलाता है। उपभाषा का समूह, क्लियर, ये क्या कहलाता है, आपका भाषा। डन। तो ये चीज़ है। साथ में आप देख सकते हैं प्रयोग के आधार पर, भाषा कितने प्रकार की होती है। पहली होती है सामान्य बोलचाल की भाषा, जिसे हम रोजमर्रा की अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। इसे हम संपर्क की भाषा भी कह सकते हैं, क्योंकि एक दूसरे से संपर्क कायम करने में मदद करती है। साहित्य की भाषा, जिसका इस्तेमाल हम साहित्य में करते हैं, रचना करते समय, लिटरेचर निर्माण करते समय, कविताओं में, कहानियों में, उपन्यासों में, साक्षात्कारों में जिनका इस्तेमाल करेंगे वो साहित्य की भाषा। व्यावसायिक भाषा क्या होती है,
वो भाषा जिसका इस्तेमाल व्यवसाय में किया जाता है, काम करने की जगह में किया जाता है, व्यापार में किया जाता है। इसकी शब्दावली अलग होती है, इस भाषा की संरचना अलग होती है, क्योंकि ये शब्दावली बहुत ज़्यादा टेक्निकल होती है, या फिर आप कह सकते हैं सब टेक्निकल होती है। कार्यालयीय भाषा जिसका इस्तेमाल प्रशासन में किया जाता है, सरकारी कार्यालयों में किया जाता है, निकायों या फिर कंपनियों में किया जाता है, उस भाषा को हम कार्यालयीय भाषा कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा औपचारिक होती है, इसमें बेहुदा लैंग्वेज नहीं हो सकती, सम्मानजनक भाषा बहुत ज़्यादा ये होती है, और इस भाषा में कोशिश की जाती है कि शुद्ध हिंदी का इस्तेमाल किया जाए, लिखने में भी और बोलने में भी। डन। फिर आती है आपकी राजभाषा, जिसे हम कहते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज। राष्ट्रभाषा नहीं है, ये राजभाषा है। ये सरकार या फिर जनता के बीच प्रयुक्त होने वाली भाषा है। यह प्राय क्या होती है, मानक भाषा होती है। देश में अधिक बोले जाने वाली भाषा भी यही होती है। इसी भाषा में प्राय क्या होता है, जितने भी सरकारी मिनिस्ट्रियाँ होती हैं, कार्यालय होते हैं, कंपनियां होते हैं, नियमों होते हैं, वो सब इसका इस्तेमाल करते हैं राजभाषा का। ऑफिशियल लैंग्वेज या फिर हम प्रशासनिक भाषा भी कह सकते हैं, यही हमारी एडमिनिस्ट्रेशन लैंग्वेज भी कई बार होती है। लेकिन भारत के प्रशासन में कौन सी भाषा का इस्तेमाल होता है, प्रशासन में अंग्रेजी भाषा का। भारत की राजभाषा की बात करें तो अनुच्छेद 343A के तहत संविधान के जो हिंदी है वो भारत की राजभाषा मानी गई है। ज़्यादातर सरकारी मंत्रालयों में, कार्यालयों में, स्पेशली यदि आप देखेंगे तो यूपी या फिर आप उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार की तो जितनी वेबसाइट्स हैं वो वेबसाइट्स भी आपको हिंदी में देखने के लिए मिलेंगी, इतनी ज़्यादा प्रीफ्रेंस हिंदी को दी जाती है। डन। चलिए, फिर आती है आपकी राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा क्या होती है, राष्ट्र की प्रतिष्ठा का प्रतीक कहलाती है आपकी राष्ट्रभाषा। राष्ट्रीय स्तर पर गौरवमय स्थानीय रखती है। वास्तव में राष्ट्रभाषा का संबंध होता है राष्ट्र की चेतना से, यानी जिससे पूरा आप कह सकते हैं देश जिस भाषा से जुड़ा हो, जिस भाषा को जानता हो, उसे राष्ट्रभाषा कह सकते हैं। हालांकि भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। भारत में अधिकतर भाषाओं को गौरवमय इतिहास में रखा गया है, इसलिए बहुभाषी भारत में इनको राष्ट्रभाषा कहा जा सकता है। सारी भाषाओं को भारत में राष्ट्रभाषा की संज्ञा दी गई है। लगभग आपको पता है कितनी 22 भाषाएं संविधान की अनुसूची में दी गई हैं। बताइए कौन सी अनुसूची में 22 भाषाओं को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है, जिन्हें नेशनल लेवल की माना गया है। फिर आती है गुप्त भाषा। यह भाषा किसी विशेष वर्ग या समूह या फिर संप्रदाय में प्रयुक्त होती है। जैसा आपको पता है आतंकवादी संगठन जो है बहुत सी कूट भाषा, कोडेड लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, है ना। आतंकवादी संगठन, उसे हम क्या कहते हैं, गुप्त भाषा कहते हैं, जो कि कोड में होती है। फिर आती है आपकी मृत भाषा। मृत भाषा जिस भाषा का प्रयोग भूतकाल में जीवंत भाषा के रूप में होता था, लेकिन अब उसका प्रयोग साहित्य भंडार में ही रह गया है। जैसे आप देखेंगे, आप कह सकते हैं संस्कृत बहुत कम बोली जाती है, तो धीरे धीरे ये मृत की तरफ जा रही है, लेकिन फिर भी संस्कृत से ही हिंदी का निर्माण हुआ, तो संस्कृत हिंदी भाषा की जननी, हमें इसे सुरक्षित करने की आवश्यकता है। क्लियर। चलिए, निर्माण के आधार पर कितने प्रकार की भाषा होती है। एक होती है सहज भाषा, जो कि आम बोलचाल वाली आपकी होती है, हिंदी है, इंग्लिश है, जर्मन है, आम बोलचाल की भाषा। कृत्रिम भाषा क्या होती है, विभिन्न भाषाओं के बीच सार्वभौमिक रूपों के रूप में अंतर्राष्ट्रीय संप्रेषण की दृष्टि से कृत्रिम भाषा का निर्माण किया गया है। ठीक है, इसका उद्देश्य होता है विभिन्न भाषी लोगों को परस्पर लाकर भाषी का आदान प्रदान करना। कृत्रिम भाषा वो होती है जो मानव निर्मित भाषा है। मानव निर्मित भाषा जैसा भी आप देख सकते हैं, कुछ लोगों को अच्छे से इंग्लिश आती है और कुछ लोगों को अच्छे से हिंदी आती है, तो हमने क्या बनाया, एक इंग्लिश शब्द बनाया है। इंग्लिश का मतलब क्या होता है, इंग्लिश का मतलब हिंदी प्लस इंग्लिश, है ना। हिंदी और इंग्लिश दोनों का मिक्सर करके हम क्या करते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे कई बार बातचीत करते हुए दिखाई देते हैं। इस इंग्लिश को ही क्या कहते हैं, कृत्रिम भाषा कहते हैं। जब दो भाषाओं को मिलाकर एक नई भाषा बनाने की कोशिश की जाए, ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दो देशों के बीच, दो देशों के लोगों के बीच संचार हो पाए। क्लियर। चलिए, मानकता के आधार पर यदि बात करें तो सबसे पहले आती है मानक भाषा, जिसमें व्याकरण हो, जिसका प्रयोग सम्मत हो। और याद रखना, जो व्याकरण सम्मत होने के कारण क्या होती है, हमेशा एक रूपता में दिखाई देती है, जिसमें कोई भेद न दिखाई दे। ऐसी भाषा जिसमें प्योर व्याकरण या फिर कठिन व्याकरण का इस्तेमाल किया जाता है, उसे मानक भाषा कहते हैं। जैसे मुझे घर जाना है परफेक्टली लिखा है, घर जाना है मुझे इस तरीके से नहीं लिखा। ठीक। मानकेतर भाषा, मानकेतर भाषा का मतलब क्या होता है, ये मानक नहीं है, प्रयोग सम्मत तो हो सकती है, लेकिन इसमें व्याकरण सम्मतता नहीं होती। जैसे मैंने घर जाना है, अब मैंने शब्द का इस्तेमाल यहाँ पर गलत किया गया है, तो ये मानक भाषा नहीं है। फिर आती है पूरी तरीके से अमानक भाषा। अमानक भाषा कौन सी होती है, मेरे को घर जाना है। मेरे को घर जाना पूरी तरीके से गलत सेंटेंस है, क्योंकि ना तो ये व्याकरण सम्मत है, ना एक रूपी हो सकता है, और ना ही इसे लोग द्वारा स्वीकृत, भले ही इसे लोग द्वारा स्वीकृत किया जाए, लेकिन फिर भी ये मानक भाषा नहीं है, पूरी तरीके से अमानक भाषा है। और उपभाषा मैंने आपको बताया ही है। भाषा व्यवहार में अनौपचारिकता क्या कहलाती है, आपकी उपभाषा कहलाती है। प्रकार्य के आधार पर भाषा, संपूरक भाषा। संपूरक भाषा निजी ज्ञान की वृद्धि के लिए द्वितीय भाषा का प्रयोग करना सीखना। जैसे हमारे भारत में लोग इंग्लिश भाषा को सीखते हैं, क्योंकि हिंदी भाषा का मटेरियल नहीं है। स्पेशली जो लोग IAS IPS की तैयारी करते हैं,
उनके पास ज़्यादातर मटेरियल कौन सी भाषा में होता है, इंग्लिश में। तो संपूरक भाषा के रूप में एक दूसरी भाषा सीखते हैं, उसे संपूरक भाषा कहते हैं। परिपूरक भाषा क्या है, सामाजिक प्रयोजन की पूर्ति के लिए समुदाय में प्रचलित दूसरी भाषा को जानना। भाई फॉर एग्जांपल भारत में हिंदी या फिर अपनी मातृभाषा के साथ अंग्रेजी को सीखना पड़ता है। हम जाके नॉर्थ ईस्ट में संस्कृति का आदान प्रदान करना चाहते हैं, वहाँ के लोगों की लैंग्वेज हमें नहीं आती, हमारी लैंग्वेज उनको नहीं आती, ऐसे बेस में हम क्या करते हैं, अंग्रेजी भाषा को माध्यम बनाते हैं, इसे कहते हैं परिपूरक भाषा। सहायक भाषा क्या होता है, व्यक्ति अपने समुदाय में दूसरी भाषा का ज्ञान अपने ज्ञान की सहायक भाषा के रूप में करता है। हिंदी और संस्कृत आपको पता है, संस्कृत सीखने के लिए कई बार हम हिंदी का इस्तेमाल करते हैं और हिंदी सीखने के लिए कई बार लोग संस्कृत का इस्तेमाल करते हैं, यही कहलाती है सहायक भाषा। समतुल्य भाषा क्या होती है, जब कोई व्यक्ति दूसरी भाषा में समतुल्य ज्ञान प्राप्त करके धीरे धीरे उस भाषा का उन सभी सामाजिक संदर्भों में प्रयोग करने लगे जिसमें मातृभाषा करता था। समतुल्य भाषा मतलब इक्वल। फॉर एग्जाम्पल मैं पहले प्योर हिंदी बोलता था, लेकिन फिर मैंने धीरे धीरे इंग्लिश सीख ली, फिर मैंने क्या किया, धीरे धीरे पूरी तरीके से इंग्लिश सीख ली, तो आज मेरी हिंदी बराबर इंग्लिश हो गई, समतुल्य हो गया। जिन कंटेक्स्ट में मैं हिंदी का इस्तेमाल करता था, अब नॉर्मली मैं इंग्लिश का इस्तेमाल कर पाता हूँ, इट मीन्स मेरी समतुल्य हो गई है ये भाषा। क्लियर, बहुत बढ़िया। ऐतिहासिकता के आधार पर भाषा कितने प्रकार की होती है, सबसे पहले है मूल भाषा। मूल भाषा मतलब जिसे उद्गम भाषा भी कहा जाता है, भाषा का प्राथमिक स्वरूप, जहाँ से भाषा का जन्म होता है उसे मूल भाषा कहते हैं। प्राचीन भाषा जो प्राचीन काल में इस्तेमाल होती थी, जैसे संस्कृत है, ग्रीक है, लेटिन है, हिब्रू भाषा जो आज भी बोली जाती है इजराइल में। मध्यकालीन भाषा, मध्यकाल में जिन भाषाओं का इस्तेमाल हुआ जैसे पाली, प्राकृत और अपभ्रंश भाषा। और आधुनिक भाषा कौन कौन सी, जैसे फ्रेंच है, अंग्रेजी है, बांग्ला है, हिंदी है, मराठी है, जिसका इस्तेमाल आधुनिक काल में हो रहा है। ये ऐतिहासिकता के आधार पर है, या फिर आप इसे काल के आधार पर भी कह सकते हैं, भाषा के प्रकार। क्लियर, काल के आधार पर भाषा के प्रकार मैंने आपको यहाँ पर समझाए। आगे देखिए, सम्मिश्रण के आधार पर भाषा के प्रकार। देखिए सम्मिश्रण के आधार पर समझ लीजिए, सम्मिश्रण मतलब जब दो भाषाओं को आपस में मिलाने की कोशिश की जाती है। पहली होती है पिजिन भाषा, पहली कौन सी होती है, पिजिन भाषा, और दूसरी होती है क्रियोल भाषा। ध्यान से समझ लेना। पिजिन भाषा जब कोई भाषाभाषी समुदाय किसी अन्य भाषाभाषी समुदाय पे क्या कर ले, उपनिवेश बना ले, और उस तो उनके परस्पर संपर्क से दो भाषाओं का मिश्रण हो जाता है। यह भाषा प्रारंभिक भाषा से और सरलीकृत रूप होता है, इसलिए इसे संकर भाषा भी कहते हैं। इस पिजिन भाषा को ही क्या कहते हैं, संकर भाषा भी कहते हैं। ये बात आपको याद रखनी, क्या कहते हैं, संकर भाषा। मान लीजिए आपको पता ही होगा, आज़ादी से पहले हम किसके गुलाम थे, हम किसके उपनिवेश थे, अंग्रेजी शासन के, और उनकी इंग्लिश हमारे ऊपर धीरे धीरे थोपी जा रही थी। तो इंग्लिश और हिंदी भाषा का ऐसा मिश्रण हमने तैयार किया जो कि पहले की हिंदी से और इंग्लिश से बहुत सरल है। अब हम जो बोलते हैं बाइलिंगुअल लैंग्वेज बोलते हैं, कभी हिंदी तो कभी इंग्लिश शब्दों का इस्तेमाल हम नॉर्मली करते हैं, और मैं भी कर रहा हूँ स्पेशली। तो इसे संकर भाषा कहते हैं, दो भाषाओं का रूप। इसमें क्या होता है, समुदाय की मातृभाषा नहीं होती, याद रखना, ये किसी भी समुदाय की मातृभाषा नहीं होती, बल्कि ये मिश्रित भाषा होती है, जिसे आज के समय में हिंग्लिश के नाम से आप जानते हैं, हिंग्लिश कहते हैं, हिंदी प्लस इंग्लिश, हिंग्लिश। क्रियोल भाषा क्या है, यह पिजिन का विकसित रूप है। यानी जो दो भाषाओं को हमने मिलाया, उसमें पिजिन बोलने वाली पीढ़ी के बाद आने वाली पीढ़ी पिजिन को क्रियोल में बदल देती है। यह भाषा मूल भाषा की ध्वनि और रूपांतर संरचना को त्याग कर अपना स्वतंत्र रूप बना लेती है। मॉरिशस, गुयाना, सूरीनाम और ये आदि देशों में क्रियोल का प्रयोग होता है। क्रियोल मतलब क्या होता है भाई, हमने हिंदी प्लस इंग्लिश से कुछ शब्द बना लिए, है ना। फॉर एग्जांपल कोई भी हमने शब्द बना लिया, और धीरे धीरे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जब ये इंग्लिश गई, तो उन्होंने इसी इंग्लिश को मातृभाषा मान लिया, इसी इंग्लिश भाषा को मातृभाषा मान लिया, जो कि हमने दो, आप कह सकते हैं फॉर एग्जांपल हम दो चीज़ों को मिला के एक नई चीज़ बनाने की कोशिश की थी, और उसे हम लेके चल रहे थे। लेकिन जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वो चीज़ जाएगी, तो कहीं ना कहीं वो क्या हो जाएगी, वो अपने मूल रूप में आ जाएगी, और नई पीढ़ी उसे क्या मानने लगेगी, मूल भाषा मानने लगेगी। यदि इसी इंग्लिश भाषा को नई पीढ़ी मूल भाषा मानने लग जाए, तो उसे क्या कहते हैं, हम उसे ही हम कहते हैं क्रियोल। क्लियर दोस्तों, चलिए फिर आता है हिंदी भाषा और उसका विकास। देखिए भारतीय आर्य भाषाओं के काल की दृष्टि से देखें तो हिंदी भाषा को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। सबसे पहले आती है प्राचीन हिंदी भाषा, जो कि 1500 ईसा पूर्व तक है, जिसमें संस्कृत सबसे ज़्यादा बोली जाती थी। मध्य भारतीय भाषा कौन सी है, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश भाषा। आधुनिक भाषाओं में कौन कौन सी हैं, हिंदी, बंगाली, मराठी और अंग्रेजी भी। आधुनिक भारतीय भाषाओं में हिंदी सबसे मुख्य मानी गई है। इसका विकास किस प्रकार हुआ, इसे भी आप जान लेना। आदिकाल में 1000 से 1500 ईसा पूर्व के बीच, इस काल में जो अपभ्रंश और प्राकृत भाषा थी, इसका प्रभाव हिंदी पर था। उस समय हिंदी का स्वरूप निश्चित रूप से स्पष्ट नहीं हो पाया था। तो आप कह सकते हैं कि हिंदी भाषा पहले संस्कृत, फिर पाली प्राकृत से अपभ्रंश बनी, और फिर हिंदी का निर्माण यहाँ पर होता है।
तो किस तरीके से हिंदी का निर्माण हुआ, किसी समय पे संस्कृत थी, संस्कृत के बाद इसका निर्माण होता है किसमें, ये बदल जाती है पाली, प्राकृत और इन्हीं का ही अपभ्रंश रूप। अपभ्रंश मतलब कुछ कमियां आ गई किसमें, या फिर बदलाव आ गए किसमें, संस्कृत में, और उसके बाद हिंदी भाषा का क्या होता है, जन्म होता है। तो ये तो होगी प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, ये होगी मध्यकालीन आर्य भाषाएं, और ये हो गई हिंदी। हिंदी के अलावा कौन सी हो गई, बंगाली हो गई, मराठी हो गई, मलयालम हो गई, ये सब है आधुनिक आर्य भाषाएं। तो आदिकाल में तो आपको पता ही है, आदिकाल में अपभ्रंश भाषा का इस्तेमाल ज़्यादा हुआ। मध्यकाल में, इस काल में अपभ्रंश का प्रभाव क्या हो गया, पूरी तरीके से समाप्त हो गया, और हिंदी की सभी बोलियां विशेषकर ब्रज, अवधि और खड़ी बोली सामने आने लगी। ठीक है, इसके अलावा आधुनिक काल में कुछ नया ही हुआ। आधुनिक काल में खड़ी बोली का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने लगा है, हम भी देखो खड़ी बोली ही बोलते हैं, और अन्य बोलियां लगभग दब गई। अब ब्रज भाषा खड़ी बोली के साथ टिक नहीं पाई, अवधि भाषा भी अब बहुत कम बोली जाती है, केवल क्षेत्रों तक सीमित हो गई, वरना पहले लगभग उत्तर भारत में तो सबसे ज़्यादा यही बोली जाती थी। तो यह है आधुनिक मध्यकाल में हिंदी भाषा का आप कह सकते हैं विकास। तो बिल्कुल इस चैप्टर की समरी से मैंने आपको समझा दिया। अब आप बुक पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएंगी, नोट्स पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएंगे। और यहीं तक हम इस क्लास को रखेंगे, फिर बात करेंगे यूनिट सेकंड की, इसमें स्वर व्यंजन के प्रकार आपको पढ़ाएंगे। धन्यवाद।